एक बार एक ठग शहर से लोगों को ठग कर वापस अपने गांव लौट रहा था। ठगा हुआ धन उसकी बैलगाड़ी में रखे एक बोरे में भरा था। वो बहुत प्रसन्न था। आहा, अब मेरे पास इतनी दौलत है कि मेरे बीवी बच्चों को कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी और अब मुझे वर्षों तक अपनी जान जोखिम में भी नहीं डालनी पड़ेगी। साथ ही मुझे अपने दुश्मन नगदी लाल को भी नीचा दिखवाने का मौका मिलेगा। तभी उसकी दृष्टि दूर से आते एक व्यक्ति पर पड़ी। अरे, वो तो नगदी लाल ही मालूम पड़ता है। यदि उसे मेरी दौलत की भनक पड़ गई तो वो जरूर मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश करेगा। खैर, कोई बात नहीं, मेरा नाम भी उधारी लाल है। देखता हूं इस बार वो मुझे कैसे मूर्ख बनाता है। वो व्यक्ति भी एक ठग था। उसका नाम था नगदी लाल और वो उधारी लाल यानी बैलगाड़ी वाले ठग के गांव में ही रहता था। दोनों एक दूसरे से अच्छी तरह से परिचित थे, लेकिन भीतर ही भीतर वे एक दूसरे के कट्टर दुश्मन भी थे। ओह, वो तो उधारी लाल है। लगता है शहर से काफी तगड़ा हाथ मार कर आ रहा है। दोनों के एक दूसरे के निकट पहुंचने पर, अरे भाई उधारी लाल, कहाँ से आ रहे हो? काफी प्रसन्न लगता है। शहर से इस बार काफी तगड़ा हाथ मार कर लाए हो। उसकी बात सुन उधारी लाल को मन ही मन क्रोध तो बहुत आया, लेकिन प्रकट में वो उदास स्वर में बोला, अरे नहीं भाई, तुम गलत समझ रहे हो। मैं तो ठगी का धंधा कभी का छोड़ चुका। आजकल मैंने गल्ले का छोटा मोटा व्यापार कर लिया है। बस भाई, किसी तरह गुजारा कर रहा हूँ। उधारी लाल की बात सुन नद्दी लाल मन ही मन मुस्कुराया। फिर उससे सहानुभूति जताता हुआ अपनत्व भरे स्वर में बोला, शायद अनाज को शहर की मंडी ले जाने के लिए ही तुमने ये सी बैलगाड़ी खरीदी है। हाँ भाई, लेकिन आज तो इस बैलगाड़ी की तरह ही किस्मत भी खोटी निकली। अनाज की केवल एक बोरी ही पर शहर ले गया था, मगर वो भी नहीं बिकी। अरे भाई उधारी लाल, व्यापार में तो मंदा गर्म चलता रहता है, लेकिन व्यापार तुमने अच्छा ही शुरू किया। मैं भी ठगी छोड़कर यही गल्ले का व्यापार करने की सोच रहा हूं, लेकिन तजुर्बा नहीं है, इसीलिए चाहता हूं कि तुम ही से परामर्श ले लूं। जरूर जरूर, जब जी चाहे घर आ जाना। ठीक है भाई, अभी तो मैं शहर जा रहा है, वापस लौटकर तुमसे जरूर मिलूंगा। उन्होंने आपस में विदा ली और उधारी लाल ने अपनी बैलगाड़ी आगे बढ़ा दी। उफ, ईश्वर का शुक्र है कि कमबख्त से आसानी से पीछा छूट गया। कुछ कदम आगे बढ़ने के पश्चात नद्दी लाल पलटा। मुझे मूर्ख समझता है, नोटों से भरी बोरी को अनाज की बोरी बताता है। मैंने भी इसे 2 का पहाड़ा नहीं पढ़ाया तो मेरा नाम भी नगदी लाल नहीं। जब उधारी लाल गाड़ी सहित उसकी नजरों से पूर्णतया ओझल हो गया तो वो एक कच्चे मार्ग पर उतरकर तेजी से आगे बढ़ने लगा। इस कच्चे मार्ग से होकर मैं उससे पहले आगे निकल जाऊंगा। काफी दूर तक चलने के पश्चात वो पुनः मुख्य सड़क पर आ गया। अभी तो वो काफी दूर होगा, अपना माया जाल यहाँ बिठा दूं। दूसरे ही क्षण उसने अपने कंधे पर लटकी पोटली को खोला और उसमें से चमचमाती कसीदेदार एक जूती निकालकर सड़क के बीचों बीच रख दी। जा तो रहा था शहर इस जूती की जोड़ी से लोगों को ठगने, लेकिन ठगा जाएगा बेचारा उधारी लाल। फिर वो पुनः तेजी से कच्चे रास्ते से होता हुआ आगे दौड़ पड़ा। कितना मजा आएगा जब वो इन जूतियों के चक्कर में अपना सारा धन हाथ से गंवा बैठेगा। कमबख्त हर समय मुझे नीचा दिखाने की कोशिश में लगा रहता है। काफी दूर निकलने के पश्चात वो पुनः सड़क पर पहुंचा और अपनी पोटली से जोड़ी की दूसरी जूती भी निकालकर उसने सड़क के बीचों बीच रख दी। अपनी बैलगाड़ी में उसे यहाँ से पहली वाली जूती तक पहुँचने में लगभग 1 घंटा लग जाएगा, जबकि कच्चे मार्ग से पैदल वहां पहुँचने में केवल 10 मिनट। वो समय की बचत और लालच में वहां तक जरूर पैदल ही जाने की सोचेगा। मेरी प्यारी जूती, अच्छी तरह डालना उसकी अक्ल पर पत्थर। उसके बाद वो निकट की झाड़ियों में जा छिपा। वाह, कितनी शानदार जूती है, कीमती भी मालूम पड़ती है।
तुरंत गाड़ी से उतरकर उसने वो जूती उठाई और दूसरी जूती के लिए इधर उधर नजरें दौड़ाने लगा। लेकिन जब उसे दूसरी जूती आसपास कहीं नहीं दिखाई दी तो बहुत समय से मेरी ऐसी ही जूती पहनने की तमन्ना थी, लेकिन बेकार। भला ये अकेली जूती मेरे किस काम की? और जूती को वहीं छोड़कर वो गाड़ी पर सवार हो आगे बढ़ चला। काश दूसरी जूती भी मिल गई होती तो मेरी वर्षों की हसरत पूरी हो गई होती। लगभग 2 मील आगे बढ़ने पर उसे सड़क के बीचों बीच दूसरी जूती भी चमकती दिखाई दी। ओह, एक और जूती। ये तो पहले वाली जूती की ही जोड़ीदार मालूम देती है। मैं भी कितना मूर्ख हूँ। यदि वो जूती भी उठा लाया होता तो अब मेरे पास एक कीमती एवं सुंदर जरी के काम वाली जूतियों का जोड़ा होता और मेरी वर्षों की तमन्ना मुफ्त में पूरी हो गई होती। लेकिन अब यदि मैं अपनी इस दाढ़ी पर पहली वाली जूती को लाने जाता भी हूं तो कम से कम 1 घंटा तो लग ही जाएगा, और हो सकता है इस बीच उस जूती को कोई और ही उठा ले जाए। सहसा दिमाग में एक विचार आते ही उसने खोजपूर्ण निगाहों से इधर उधर देखा। यदि मैं कच्चे मार्ग से जाऊं तो उस स्थान तक पहुंचने में मुझे केवल 10 मिनट लगेंगे। आसपास तो क्या, दूर दूर तक कोई नहीं है। फिर भला गाड़ी में से नोटों की बोरी कौन उठाएगा? और फिर उसने पीछे की जूती लाने के लिए कच्चे मार्ग पर दौड़ पड़ा। वो मारा, मेरी योजना कामयाब हो गई। उधारी लाल के वहां से जाते ही नगदी लाल झटपट झाड़ियों से बाहर आया और नोटों से भरी बोरी को कंधे पर लाद सरपट अपने घर की ओर दौड़ पड़ा। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। फिर शीघ्रता से बोला, अब तुम जल्दी से सारा धन भूसे के ढेर में छुपा दो। मैं बाग के अंधे कुएं में जाकर छिप जाता हूँ। उधारी आए तो कह देना कि शहर शह गए हैं, अभी तक लौटकर नहीं आए। ठीक है, तुम किसी बात की चिंता न करो, मैं सब संभाल लूंगी। फिर नगदी लाल पास वाले बाग के अंधे कुएं में जाकर छुप गया। उधारी आएगा जरूर, लेकिन मुझे ना पाकर अपना माथा पीट कर रह जाएगा। उधर जब उधारी जूती को लेकर वापस लौटा तो गाड़ी से नोटों की बोरी को गायब पाकर एक बारगी तो उसे गश सा आ गया। हाय, मेरी नोटों से भरी बोरी कहाँ गई? लेकिन शीघ्र ही जरूर ये चक्कर नगदी लाल का ही चलाया हुआ लगता है। उसने मेरी नोटों की बोरी हड़प करने के लिए ये जूतियां कच्चे मार्ग से होकर सड़क पर रखी होंगी। मुझे तुरंत उसके घर पहुंचना चाहिए। फिर वो बैलगाड़ी पर सवार हो नगदी लाल के घर की ओर चल पड़ा। बच्चू मुझसे बचकर कहाँ जाएगा? मैंने भी उसे 4 का पहाड़ा न पढ़ाया तो मेरा नाम उधारी लाल नहीं। जैसे तैसे वो उस गाड़ी के साथ शाम तक नगदी लाल के घर पहुंचा। नगदी लाल की पत्नी दरवाजे पर ही खड़ी थी। नगदी लाल कहाँ है भाभी? मुझे उससे व्यापार के सिलसिले में बात करनी है। लेकिन वे तो शहर गए हैं भैया। उधारी लाल को समझते देर नहीं लगी कि नगदी की पत्नी साफ झूठ बोल रही है। जरूर वो कहीं छिप गया है, लेकिन करूं क्या? इससे सच उगलवाना भी तो आसान काम नहीं है। खैर, कब तक छिपा रहेगा? कभी न कभी तो सामने आएगा ही, फिर देखूंगा। और उधारी लाल मन मसोस कर चुपचाप अपने घर लौट गया। रात को नगदी लाल की पत्नी ने रोटियां पकाकर एक पोटली में बांधी और बाग के कुएं की ओर चल पड़ी। इस समय तो आसपास कोई नहीं, चलकर उन्हें रोटी खिलाऊं, बहुत भूख लगी होगी। कुएं के निकट पहुंचकर उसने रोटी की पोटली रस्सी से बांधी और उसे कुएं के भीतर लटकाकर धीरे से बोली, रोटियां ले लो जी। अपनी पत्नी की आवाज पहचानकर नगदी ने झट रस्सी से पोटली खोल ली। ठीक समय पर रोटी लाई। बड़े जोरों से भूख लगी थी मुझे। कुछ देर बातचीत करने के बाद उसकी पत्नी निश्चिंतता से लौट गई। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। नगदी को उसकी पत्नी रोजाना रोटियां पहुंचा आती और नगदी मजे से रोटियां खाकर अंधे कुएं में छिपा रहता। इधर उधारी लाल रोज सवेरे नगदी के घर आता और उसकी पत्नी से नगदी के बारे में पूछता, पर सदा उसे एक ही उत्तर मिलता, अभी तो नहीं लौटे भैया, मुझे तो स्वयं उनके बारे में चिंता हो रही है। ओह,
और उधारी निराश होकर वापस लौट जाता। एक दिन जब उधारी दोपहर को नगदी के घर पहुंचा तो उसे नगदी की पत्नी पोटली हाथ में लिए एक और जाती दिखाई दी। ये मक्कार की औरत हाथ में रोटियों की पोटली लिए कहां जा रही है? देखना चाहिए। और उधारी चुपचाप उसके पीछे हो लिया। ये तो बाग के भीतर जा रही है, कहीं नगदी यहीं तो नहीं छुपा? फिर जब उधारी ने बाग में प्रविष्ट होकर नगदी की पत्नी को कुएं की ओर बढ़ते देखा, इस पेड़ से देखूंगा कि ये औरत यहाँ क्यों आई है और क्या करती है। रोटियां ले लो जी। तो ये बात है, वो धूर्त यहाँ कुएं में छिपा बैठा है। अब मजा चखाऊंगा इसे। दूसरे दिन उधारी स्वयं सूखी रोटियां लेकर बाग में कुएं के पास जा पहुंचा। अब मजा आएगा। फिर उसने पोटली रस्सी के सहारे कुएं के भीतर लटकाई और नगदी की पत्नी की आवाज निकालता हुआ बोला, रोटियां ले लो जी। नगदी ने तुरंत पोटली रस्सी से खोल ली, किंतु पोटली में सूखी रोटियां देखकर वो क्रोध से चीख उठा। अरे कमबख्त, आज ये सूखी रोटियां क्यों ले आई? क्या घी का अकाल पड़ गया है? उधारी ने तुरंत स्त्रियों जैसी आवाज में कहा, घी का अकाल तो नहीं पड़ा, लेकिन पैसों का अकाल जरूर पड़ गया है। मैं घी खरीदने के लिए एक फूटी घर में कौड़ी भी नहीं थी, इसीलिए बिना चुपड़ी रोटियां ले आई हूं। क्या? नगदी ने चकित होकर कहा। घर में एक फूटी कौड़ी भी नहीं? अरे भगवान, कहीं तेरी मति तो खराब नहीं हो गई? अभी जो मैंने इतना सारा धन लाकर दिया था उसका क्या हुआ? क्या उस नोटों की बोरी में आग लगा दी? नोटों की बात सुन उधारी लाल की आंखें प्रसन्नता से चमक उठी, लेकिन मन की प्रसन्नता दबाते हुए उसने स्त्री की ही आवाज में कहा, ओह, लेकिन मैं तो भूल ही गई थी कि तुमने उसे कहां छुपा कर रखा है। अरे भगवान, मेरे कहने पर तूने ही तो उसे भूसे के ढेर में छिपा कर रखा था। ओहो, अब याद आया। सच, मैं तो उस बोरे के बारे में भूल ही गई थी। अच्छा, अब मैं जाती हूं। कल से तुम्हारे लिए फिर चुपड़ी रोटियां लेकर आया करूंगी। कहकर उधारी लाल वहां से खिसक गया। थोड़ी ही देर बाद नगदी की पत्नी आई और कुएं में रस्सी डालकर पहले की तरह रोटियां ले लेने के लिए आवाज दी। अपनी पत्नी की आवाज सुनकर भीतर छिपा नगदी लाल चौंक कर उछल पड़ा। अरे, आज क्या वास्तव में तेरी याददाश्त कमजोर हो गई है? अभी अभी तो तुम मुझे रोटियां दे गई हो, अब दोबारा क्यों ले आई हो? क्या कहते हो जी? मैं तो पहली बार रोटियां लेकर आई हूं। क्या? अगले ही क्षण एक विचार के आते ही वो चौंक पड़ा। तब तो मैं रोटियां खा चुका। जल्दी से मुझे बाहर निकाल। सी खींचकर उसे बाहर निकाला। बाहर निकलते ही नगदी घर की ओर दौड़ पड़ा। अरे, हुआ क्या? कुछ बताओगे भी? बोल मत, चुपचाप मेरे पीछे चलिया। मुझे लगता है अब तक सब गुड़गोबर हो चुका होगा। घर पहुंचते ही सचमुच नगदी ने अपना माथा पीट लिया। हाय, वो नोटों की बोरी कहां गई? अरे गई नहीं, बल्कि वही उधारी का बच्चा हमें गच्चा देकर ले गया। अफसोस तो ये है कि मेरी कीमती जूतियां भी इसी चक्कर में हाथ से जाती रही हैं।